रात का सन्नाटा था। कमरे में बस कंप्यूटर की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। किम वुजिन, एक गेम डेवलपर, कई हफ्तों से एक बग से जूझ रहा था और आज आखिरकार उसने उसे ठीक कर दिया। वो जिस गेम पर काम कर रहा था उसमें एक कैरेक्टर था, डेकोलैन वॉन ग्राहन यूकेन, एक इंटरमीडिएट बॉस, यानी वो विलन जिसे हर रूट में मरना ही पड़ता है चाहे प्लेयर कुछ भी करे। वुजिन घंटों से लगातार टेस्टिंग कर रहा था, कोड बदल रहा था, ग्लिचेस मिटा रहा था। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक सुकून आखिरकार खत्म हुआ। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसी डेवलपमेंट टीम की टीम लीडर भी है। वो दोनों कभी साथ थे, लेकिन अब बस पुरानी यादें बाकी थी। वो मेहनती थी, एम्बिशियस, और वो जिन, वो बस एक आलसी लड़का जो काम को हमेशा कल पर टाल देता था। वो उसे बदलने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में हार मान गई। 6 महीने बाद उसे खबर मिली उसके पास अब कोई और है। लेकिन आज वो बस कैजुअली अंदर आई, स्क्रीन पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है डेकोलेन का डिजाइन तुम्हारे ऊपर ही बनाया गया है। वो जिन चौंक गया। वो हंसकर बोली, देखो ना, उसकी पर्सनैलिटी, एरोगेंस सब तुमसे मैच करती है। और फिर अचानक बाहर खड़े अपने नए बॉयफ्रेंड की ओर देखते हुए बोली, मुझे जाना होगा। वो चली गई और कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। रात के 2 बजे वूजिन फिर से कोर्ट पर झुक गया। वो बार बार डेकोलेन को टेस्ट कर रहा था, हर एनिमेशन, हर डायलॉग चेक कर रहा था। पर उसके मन में एक बात खटक रही थी, क्यों ये विलेन मेरी तरह है? डेकोलेन बचपन में जिसे मैजिकल जीनियस कहा गया, लेकिन असल में वो औसत से भी नीचे था। उसका घमंड, उसकी नोबल फैमिली की ईगो, उसने उसे इतना बिगाड़ दिया कि लोग उसे इंसान कहना भी पसंद नहीं करते। वो एक ट्विस्टेड कैरेक्टर था जिसे हर कोई नफरत करता था, और शायद इसी वजह से वूजिन ने उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा। उसने डेकोलेन को दिया एक नया एट्रीब्यूट, कॉम्प्रिहेंशन, फिर अपनी पसंद के कुछ ट्रेट्स जोड़ दिए, वेल्थ, माई टेस्ट, टच, शार्प आई साइट और आयरन विल। लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ, मैंने शायद जरूरत से ज्यादा दे दिया। वो जल्दी से कोड रिवर्ट करने लगा ताकि कोई नया बग ना निकल आए। तभी फोन पर एक मैसेज आया, लुक आउटसाइड। वूजिन ने खिड़की खोली और उसकी आंखें फैल गईं। आसमान में एक विशाल होल खुला हुआ था, जैसे हकीकत फट गई। अगले ही पल बिजली की एक चमक उसके ऊपर गिरी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, वो किसी अजनबी जगह पर था, लेकिन नहीं, ये जगह अजनबी नहीं थी। वो तो उसी गेम की वर्ल्ड थी जो उसने खुद बनाई थी। कुछ दिन बीत चुके थे, अब वो जी रहा था डेकोलेन वॉन ग्राहन यूकेन की जिंदगी। वो विलन जिसकी मौत तय थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। अंदर आती है डेकोलेन की सिस्टर, चेहरे पर गुस्सा। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर होकर कमरे में पड़े हो किसी औरत के पीछे। वो ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी मेज पर पटकती और बिना पीछे देखे बोलती, अगर फिर से हमारे घर का नाम बदनाम किया तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होंगी। वो चली जाती है और कमरे में बस डेकोलेन, यानी वो जिनकी भारी सांसें गूंजती हैं। पहले उसे लगा ये कोई सपना है, कोई अजीब हेलुसिनेशन। लेकिन दिन गुजरते गए और हर चीज इतनी रियल महसूस होने लगी कि इनकार करना मुश्किल था। वो मर चुका था, शायद बिजली की उस चोट से, और अब वो जी रहा था उसी विलन की जिंदगी जिसे उसने खुद अपनी उंगलियों से बनाया था। डेकोलेन वॉन ग्राहन यूकेन, वो मिडिल बॉस जो हर रूट में मरता है, हर प्लेयर के लिए अल्टीमेट एनिमी, हर दर्द की जड़। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैं कहानी के किस हिस्से में हूँ? उसे बस इतना पता था कि उसके पास अभी कितना माना है, पर ये नहीं कि वो कितनी जल्दी खत्म होगा। वो खुद हंस पड़ा। मजाक नहीं है, हम सब ने इस गेम को 1000 बार टेस्ट किया था और डेकोलेन बस एक बार जिंदा बचा था, क्योंकि उसे बनाया ही गया था मरने के लिए। एक विलन जो बस एक पर्पस पूरा करके कहानी से मिट जाता है। वो दस्तावेज खोलता है, ऊपर नाम लिखा है, यारियल वॉन ग्राहन यूक्लेन, डेकोलेन की हाफ सिस्टर और अभी की हेड ऑफ हाउस यूक्लेन। लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी था ही नहीं। उनके बीच बस ठंडापन, गुस्सा और नफरत थी। अगले पन्ने पर एक और नाम उभरता है, जूली, उसकी फियांसे। लेकिन जब यारियल ने जूली का जिक्र किया था, उसके लहजे में कुछ था, जैसे कुछ बहुत गड़बड़ हो चुकी। वूजिन धीरे से सांस छोड़ता है। तो ये वही सीन है जहाँ सब कुछ बिखरने लगता है। वो ध्यान से दस्तावेज पढ़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा है, प्रोफेसर डेकोलेन, इम्पार्टियल यूनिवर्सिटी, जिम्मेदार फॉर टीचिंग बेसिक मैजिक एंड माना माइंडसेट। वो हंसता है थकान भरी मुस्कान के साथ। तो अब मुझे लेक्चर देना, चाहे उसे पढ़ाने का जरा भी अनुभव ना, पर ये मौका उसे बाहर निकलने और इस दुनिया की हकीकत समझने का रास्ता देता है। तभी हवा में एक हल्की चमक उठती है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने प्रकट होती है। चमकते शब्दों में लिखा है, प्राइमरी गोल, बनी जरूरी गेम के लिए, साइड क्वेस्ट, डिलीवर योर लेक्चर, रिवॉर्ड 0.5 स्टोर करेंसी। वूजिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे याद आता है कई रूट्स में डेकोलेन की मौत यारियल की वजह से होती थी। अगर जिंदा रहना है तो मिशन पूरा करना ही होगा। वो खड़ा होता है, लंबी सांस लेता है और तय करता है, पहला लेक्चर शुरू करते हैं। वो सोचता है कि उसे किस टॉपिक पर बोलना है, और फिर मुस्कुरा देता है, समझने की क्षमता है मेरे पास, जो भी चाहिए समझ आ ही जाएगा, बस थोड़ी सी माना चाहिए उसे एक्टिवेट करने के लिए। वो कपड़े बदलता है और जैसे ही आईने में खुद को देखता है वो चौंक जाता है। ये दुनिया, ये कमरा, ये कपड़े, सब कुछ अजनबी होते हुए भी इतना परिचित क्यों लग रहा है? शायद ये डेकोलेन के एट्रीब्यूट्स हैं, इंटिमिडेशन, डिग्निटी और एस्थेटिक सेंस। मानो ये शरीर खुद उसे सिखा रहा हो कैसे चलना है, कैसे बोलना है। अब किम वूजिन की जगह एक असली नोबल खड़ा था, सीधा सधी चाल में, मानो उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी। वो अपनी लग्जूरियस कार की ओर बढ़ता है,
दरवाजा खोलते ही उसे एहसास होता है जिंदगी में पहली बार मैं ऐसी कार में बैठ रहा हूँ। फिर उसे याद आता है उसकी एक्स का नया बॉयफ्रेंड भी ऐसी ही गाड़ी चलाता था, बस दिखावे के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराता है, आयरनी उसकी आंखों में झलकती है। तभी सामने वाली सीट पर एक यंग बॉय बैठा दिखता है। जैसे ही वो उसे देखता है लड़का घबरा कर बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। वो जल्दी से कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ाता है। वो जुइन उसे गौर से देखता है। तुम कौन हो? लड़का थोड़ा घबरा जाता है। प्रोफेसर, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, 3 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ। वो जिन हल्के से सिर हिलाता है, डॉक्यूमेंट्स पलटता है, सोचता है कि शायद इसमें लेक्चर मटेरियल होगा, लेकिन पढ़कर उसे एहसास होता है ये तो बस एक स्क्रिप्ट है, हर चीज पहले से थी। उसमें लेक्चर के लिए जरूरत की हर एक जानकारी थी, जरा सी भी कमी नहीं। लेकिन उसे इससे कोई हैरानी नहीं हुई। वजून ने सामने बैठे उस लड़के की तरफ देखा और एक पल के लिए खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि सच कहें तो डेकुलिन जैसा आदमी इतना घमंडी, इतना बेकार, वो तो अपने लिए एक कागज तक तैयार नहीं कर सकता था। मतलब साफ था सारा काम इस लड़के ने किया था। वजून ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, गुड जॉब। बस वो एक शब्द और लड़का वहीं सन्न। उसके चेहरे पर ऐसा भाव जैसे किसी ने अचानक उसकी तारीफ कर दी हो, वो भी उस आदमी से जो कभी किसी की तारीफ नहीं करता। यहाँ तक कि ड्राइवर तक के चेहरे पर हैरानी थी, मानो पहली बार अपने मास्टर को कुछ अच्छा बोलते सुना। लेकिन तभी वुजुन के अंदर एक अजीब झटका सा महसूस हुआ, जैसे शरीर ने खुद इस तारीफ को रिजेक्ट कर दिया। उसे सच में उलझन सी हुई, सिर भारी, सांस गहरी, जैसे कुछ उसके अंदर से उसे धक्का दे रहा। क्या ये शरीर की अपनी प्रतिक्रिया है? उसने खुद से सोचा, या फिर ये डेकुलिन की आत्मा है जो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। वो वही अजीब सी घुटन थी जो उसने उस मैनर से निकलते वक्त महसूस की, जैसे ये शरीर उसकी नहीं, कोई उसे धीरे धीरे निगल रहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी आखिर रुकती है इंपीरियल यूनिवर्सिटी के सामने। जगह जीवंत थी, हर तरफ स्टूडेंट्स की चहल पहल, जादू और ज्ञान की खुशबू हवा में बसी थी। अब उसका अगला काम था रोटेटो हॉल को ढूंढना, वो जगह है जो दस्तावेजों में लिखी थी। कुछ ही देर में वो वहां पहुंचता है जहां सारे स्टूडेंट पहले से अपनी जगह ले चुके हैं। और हैरानी की बात ये, सब लोग प्रोफेसर डेकुलिन की क्लास अटेंड करने को बेताब थे, क्योंकि अफवाह थी कि डेकुलिन एक मास्टर स्पेल इंटरप्रेटर है, वो जिसे कभी चाइल्ड प्रोडिजी कहा गया था। जब वो अंदर आता है पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। वो अपनी यूजुअल ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, माय नेम इज ड्वेन फॉन ग्रहान ओकलिन और आज से मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर हूँ। औपचारिकताओं के बाद लेक्चर शुरू होता है। कई फीमेल स्टूडेंट्स उसकी शख्सियत से मंत्रमुग्ध थी, लेकिन एक लड़की थी जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसके लिए डेकुलिन कोई जीनियस नहीं, बस एक घटिया इंसान था। उसकी आंखों के पीछे छिपी कहानी 3 साल पुरानी थी। उसके पिता ने सालों तक स्पेल इंटरप्रिटेशन पर रिसर्च की थी। वो अपने जीवन का हर पल उसी काम में झोंक चुके थे, लेकिन फिर किसी ने उनका थीसिस चुरा लिया। वो टूट गए और आखिर में अपनी जान ले ली। जिस इंसान ने उनके पिता से उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनी, वो और कोई नहीं, डेकुलिन था। उस दिन के बाद लड़की ने सब कुछ खो दिया, घर, जमीन, परिवार, और बची बस एक कसम, बदले की। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। वो इंपीरियल यूनिवर्सिटी तक पहुंची जहां डेकुलिन खुद प्रोफेसर था। बाकी सब छात्र उसके चाम में खोए थे, और वो जानती थी उस आदमी की सारी स्किल्स चोरी की थी, हर अचीवमेंट उसके पिता की थी, और वो सच सबके सामने लाना चाहती थी। लेकिन वो उतावली नहीं थी, उसने खुद को संभाला, क्योंकि इस शिकार को गिराने के लिए उसे धैर्य और समझदारी से खेलना था। वहीं दूसरी ओर डेकुलिन एक बार फिर अपनी आवाज ऊंची करता है, मैं मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर हूँ और एक मोनार्क मेज जो एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। सारे छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वो जादू के मूल सिद्धांत समझाने लगता है। मैजिक के 3 मुख्य एट्रीब्यूट्स होते हैं और 9 प्रकार। एट्रीब्यूट्स जादू की जड़ है, और एलिमेंट्स वो जो हर चीज की बनावट तय करते हैं। वो 9 प्रकार हैं, समनिंग, स्पिरिट्स, डिस्ट्रक्शन, सपोर्ट, एन्चांटमेंट, मैनिपुलेशन, डक्टिलिटी, बिविचमेंट और आखिर में हार्मोनी। वजून पढ़ाता गया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये काम तो उसने सोचा था उससे कहीं आसान है। ये उसकी जिंदगी की पहली क्लास थी। वो खुद मैजिक थ्योरी नहीं जानता था, फिर भी जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ता गया हर बात समझ आने लगी। और आश्चर्य ये था कि डेकुलिन की प्रेजेंस, उसका बोलने का तरीका इतना आकर्षक था कि हर स्टूडेंट उसकी बातों में खोता जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी एलिटिस्ट बॉडी लैंग्वेज, नजरों का कांटेक्ट, सिर ऊंचा रखना, सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था। शायद इस वक्त का डेकुलिन सच में एक बोर्न टीचर था। क्लास का माहौल अब थोड़ा और गहरा था। प्रोफेसर डेकुलिन अपनी काल्म, कॉन्फिडेंट आवाज में समझा रहा था, माना का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि वो शरीर में कहाँ स्टोर की गई है। उसकी आवाज स्टेडी थी, पर हर शब्द के साथ एक रिदम, एक वजन था। वो आगे कहता है, अधिकतर मेजीज अपना माना सिर में रखते हैं क्योंकि वहीं से स्पेल्स की कल्पना सबसे आसान होती है। नाइट्स अपना माना दिल में रखते हैं ताकि वो उसे अपने ब्लड वेसल्स के जरिए बाहर निकाल सकें। और जो सबसे रेयर तरीका है इनर कोर, जहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल माना आपस में मिलते हैं, यही तरीका सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो बेहतर है कि एक रास्ता चुनो और बस उसी पर ध्यान दो। वो कहते हुए खुद अपने मन में सोचता है, फनी, डेकुलिन खुद भी इतना टैलेंटेड नहीं था। उसके करंट माना पॉइंट्स सिर्फ
3,500 थे। वो मन ही मन हंस देता है और ये आदमी दूसरों को पढ़ा रहा है कि मैजिक कैसे कंट्रोल करें, जबकि खुद को सुधारने की सबसे जरूरत इसी को। तुलना के लिए एक टॉप मेज का माना करीब 30,000 तक पहुंचता है। तो हाँ, आयरनी यहाँ साफ थी। लेक्चर अपने अंत की तरफ था, लेकिन एक लाइन वो लाइन थी जो वजून के गले में अटक गई। स्क्रिप्ट में साफ लिखा था, क्या किसी को कोई सवाल पूछना है? वो एक पल के लिए रुकता है। अगर ये असली डेक्यूलिन होता तो शायद ये लाइन कभी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसने हल्की झिझक के साथ वो सवाल कह दिया। क्लास में सन्नाटा। सब इतने एनग्रोस्ड थे कि किसी के पास कोई सवाल नहीं था। वजून ने राहत की सांस, गुड, बच गया। लेकिन तभी एक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। वो लड़की, वही जो उसके खिलाफ थी, खड़ी हो गई। उसकी नजरें तेज थी। वो बोली, प्रोफेसर, कल रात डॉर्मेट्री में एक अजीब स्पेल मिला था। सब मानते हैं कि वो किसी डेविल का काम है। मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोचते हैं? डेकुलिन उसकी तरफ देखता है और फिर शांत लहजे में कहता है, पहले अपना नाम और एफिलिएशन बताइए। क्लास में सवाल पूछने का भी एक एटिकेट होता है। फिर वो मुड़कर जाने लगता है, न कि उसे कोई शिष्टाचार की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वो सच में जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसका माना डेंजरसली लो था। 3,375 में से अब सिर्फ 2,000 बचे थे। सिर्फ स्क्रिप्ट समझने में ही 300 माना उड़ चुके थे और अब अगर उसे कोई नया स्पेल एनालाइज करना पड़े तो पता नहीं कितनी एनर्जी जाएगी। पीछे से बाकी छात्र हल्के से हंसते हैं। उन्हें लगता है वो लड़की बस प्रोफेसर का ध्यान खींचना चाहती थी और उल्टा खुद मजाक बन गई। वो शर्म से कांप उठती है पर हार नहीं मानती। वो कहती है, मैजिक टावर ने उस स्पेल को एनालाइज करने से मना कर दिया है। वो सोचते हैं कि ये बस अफवाह है, लेकिन अगर प्रोफेसर डेकुलेंट खुद देखें तो शायद पता चल सके कि ये किस तरह का जादू है। वो अपना खुद का स्पेल कॉन्जर करती है। नीली रोशनी उसके हाथों से घूमती हुई हवा में जाती है। वो कहती है, प्लीज इंटरप्रेट दिस प्रोफेसर। डेकुलेंट के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वो एक लंबी सांस लेता है और स्पेल को ऑब्जर्व करता है। बस उसे एनालाइज करने में ही लगभग 1,700 माना खत्म हो जाते हैं। लड़की आगे कहती है, डॉर्मेट्री में कई डेब्यूटेंट्स इसे एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा आप शायद देख लें। डेकुलिन बिना देर किए बोलता है, इट्स बैरियर मैजिक। उसकी बात सुनकर लड़की वहीं जम जाती। वो आगे समझाता है, बिविचमेंट टाइप बैरियर स्पेल, यानी जो भी इसे कास्ट करता है उसका मकसद डॉर्मेटोरी में मौजूद सबको ट्रैप करना। क्लास एक पल को चुप हो जाती है। फिर वो उसी अथॉरिटी के साथ कहता है, अब तुम जा सकती हो और इस विषय को आगे मत बढ़ाना। साइड क्वेस्ट पूरा होते ही डेकुलाइन को अपनी रिवॉर्ड करेंसी मिलती है। सीन बदलता है। अब हम यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर कैफेटेरिया में हैं। वही लड़की एफिरिन अकेली बैठी है, खाना खा रही है, पर चेहरे पर बस एक चीज, ह्यूमिलिएशन। उसने वो सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि सबके सामने डेकुलिन की झूठी स्किल उजागर हो सके, लेकिन हुआ उल्टा। वो खुद मजाक बन गई। उसके मन में अब भी गुस्सा था। वो आदमी झूठा है, उसने बस कुछ भी बोल दिया, क्योंकि वो जानती थी बिविचमेंट मैजिक कोई साधारण स्पेल नहीं होता। हर फॉर्मूला के लिए डजन्स ऑफ पैरामीटर चाहिए होते हैं। एफिरीन का चेहरा अब भी उसी ह्यूमिलिएशन से जल रहा था। उसके दिमाग में बस एक बात गूंज रही थी, बिविचमेंट मैजिक विदाउट पैरामीटर्स असंभव है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि डेकुलिन ने बस एक नजर में वो स्पेल पहचान लिया। जो सर्कल उसने क्लास में दिखाया था वो दरअसल उसी अनजान मैजिक सर्कल की एग्जैक्ट कॉपी थी जो कल रात डॉर्मेट्री के दरवाजे पर बना मिला था। सब लोग पहले तो उस स्पेल को देखकर हैरान रह गए थे, पर जल्द ही वो नया रिसर्च मटेरियल बन गया जिसे एकेडमी के स्टूडेंट्स एनालाइज करने लगे। एफिरीन तो शुरू से जानती थी वो झूठ बोल रहा है। वो पूरी तरह कन्विंस थी कि डेकुलिन ने बस ब्लफ मारा था। लेकिन तभी उसकी दोस्त हड़बड़ाई हुई उसके पास आती है। इफेरीन, तुमने सुना? वो स्पेल सच में बैरियर मैजिक निकला। वो सांस फुलाते हुए कहती है, हम सबने मिलकर एनालाइज किया और रिजल्ट वही आया जो प्रोफेसर डेकुलिन ने कहा था। एफरीन वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो बुदबुदाती है, वो आदमी कुछ नहीं जानता, उसने बस गैस मारा होगा। उसकी दोस्त उत्साह में बोले जा रही, प्रोफेसर सच में कमाल है, कोई और इतना जल्दी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता था। सच कहूं, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने ही हिम्मत दिखाई सवाल पूछने की। वो मुस्कुराती है और चली जाती है और एफिरीन वहीं रह जाती है, डिसबिलीफ में डूबी हुई। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। वो मेज पर मुट्ठी मारती है। अब तो और भी बुरा हो गया। अब सबको लगता है कि वो कोई जीनियस है। वो फौरन अपनी किताबें खोलती है। प्रोफेसर डेकुलेन के अचीवमेंट्स पर लिखा हर डॉक्यूमेंट, हर रिकॉर्ड वो सब पढ़ डालती है। हर पन्ने पर उसकी आंखें और तेज होती जाती हैं। उसके मन में एक ही सोच थी, अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसे जानो। वो खुद से कहती है, अगर रोज उस आदमी का चेहरा देखना पड़े तो ठीक, लेकिन मैं उसे गिराऊंगी, सबके सामने उसका सच उजागर कर दूंगी। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब हम डेकुलिन के साथ हैं जो कॉरिडोर से गुजर रहा है। चेहरे पर हल्की थकान है और आंखों में बेचैनी। उसके अंदर अब भी वही सवाल घूम रहा है, क्या मैं सच में उस स्पेल को समझ गया था? असलियत ये थी, जैसे ही उसने उस मैजिक सर्कल पर नजर डाली उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अपने आप एक्टिवेट हो गई थी। वो इंट्रिकेट लाइनों वाला सर्कल, वो जटिल संरचना सिर्फ उसे देखने भर से उसकी आखिरी माना की बूंद तक खत्म हो गई। और सबसे डरावनी बात, इतनी माना खर्च करने के बावजूद वो स्पेल क्या था ये वो समझ ही नहीं पाया। अगर उसके पास अभी की माना से दोगुनी भी होती तब भी शायद वो कुछ न समझ पाता। लेकिन फिर भी आज का दिन उसके पक्ष में गया था। क्लास खत्म हुई, सवाल का जवाब निकल आया, रेपुटेशन बच गई, तो फिलहाल वो बस राहत की सांस लेता है। पर तभी उसके रास्ते में कोई खड़ा हो जाता है। सफेद नाइट आर्मर में एक महिला, सफेद बाल,
हल्की ग्रे आंखें। वो दृश्य देखकर डेकुलिन की सांस अटक जाती है। वो उसे पहचानता है क्योंकि इस गेम की डेवलपमेंट के दौरान उसने उसे कई बार देखा था। जूली वोंडा फ्रिगन, वो उसकी फेनस है और आगे चलकर नाइटहुड की प्रतीक बनेगी। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, काफी वक्त हो गया तुम्हें, कैसे हो? डेकुलिन हल्की हंसी में कहता है, ठीक। पर जूली के चेहरे पर शक साफ था। वो गंभीर लहजे में पूछती है, ठीक? एक हफ्ता पहले जो वादा किया था उसे तोड़ने के बाद भी तुम कहते हो कि सब ठीक है। वो जो अंदर ही अंदर घबरा जाता है। वादा? कौन सा वादा? उसे तो कुछ याद ही नहीं। वो ज्यादा झंझट नहीं चाहता था तो कैजुअली कहता है, मुझे याद नहीं, शायद बुखार की वजह से भूल गया। वो आगे बढ़ने लगता है पर जूली रास्ता रोक लेती है। उसकी आंखें दृढ़ हैं, इस बार नहीं भागने दूंगी। डेकुलिन उसकी सीरियसनेस देखता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक है, रिमाइंड करो कौन सा वादा? और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक हफ्ता पहले जूली ने उससे कहा था, अगर तुम अपने झूठ और अहंकार को सबके सामने मान लोगे, अगर सच्चे बन जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया टूट जाए। वो पल सच्चा था। जूली की आंखों में सच्चाई थी, भरोसा था। वापस वर्तमान में जूली की आंखें नम है। वो धीमे से कहती है, शायद मैंने भरोसा गलत इंसान पर किया। वो एक तरफ हट जाती है, रास्ता खोलते हुए, और डेकुलिना बिना पीछे देखे बस चला जाता है। ना कोई माफी, ना कोई एक्सप्लेनेशन। जैसे ही डेकुलेन वहां से चला गया, जूली के अंदर सब कुछ उबल रहा था। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर सब साफ दिख रहा था। ये रिश्ता सच्चे प्यार का नहीं था, बस एक सौदे जैसा था। दोनों घरानों, यूक्लाइंस और फ्रेगेंस, दोनों अपने अपने असर को बढ़ाना चाहते थे। एक तरफ था डेकुलेन, जिसे सब जीनियस मैच कहते थे, और दूसरी तरफ जूली, एक बेहतरीन नाइट जिसकी ईमानदारी और ताकत पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। इन दोनों का मिलन मतलब था दो ताकतवर खून की एकता, और इसी वजह से किसी ने इस शादी पर ऐतराज तक नहीं किया। लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। डेकुलेन के टैलेंट की चमक फीकी पड़ने लगी। जिस लड़के को दुनिया मैजिक का जीनियस मानती थी, असल में वो बस एक झूठ जी रहा था। समाचारों में छपा था, मैजिक टावर का सबसे कम उम्र का प्रोफेसर अब पतन की ओर। उसके बाद उसकी उपलब्धियां रुक गईं। कभी कुछ नया नहीं दिखाया उसने। दोनों परिवारों ने सब छिपाने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अगर बात बाहर गई तो उनकी इज्जत, उनका नाम, सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जूली, वो इस झूठ को माफ नहीं कर सकी। उसने प्यार नहीं मांगा था, बस सच्चाई चाहिए थी, एक नाइट की तरह। कभी डेकुलेन ने वादा किया था वो हमेशा सच्चा रहेगा, लेकिन अब जूली को यकीन था वो वादा भी बस एक और झूठ था। दृश्य बदलता है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी की हो ये जगह गेम की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी थी, और उसका मैजिक डिपार्टमेंट पूरे साम्राज्य में सबसे श्रेष्ठ। अगर इसे असली दुनिया से तुलना करें तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोरियन यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल और मैजिक टावर नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। वो जुन यानी डेकुलेन चारों ओर देख रहा था। वो जगह सच में खूबसूरत थी। लॉन, बगीचे, इमारतें, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ बनाया था। बस एक अफसोस था, काश वो किसी और के शरीर में होता, इस झूठे प्रोफेसर के नहीं। उसी वक्त उसे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलट कर देखता है और टकरा जाता है किसी से। कागज जमीन पर बिखर जाते हैं। वो चौंक जाता है। पहले उसे लगता है शायद कोई हमला हुआ है, लेकिन फिर समझ आता है वो उसका असिस्टेंट एलन। एलन घबराते हुए सारे पेपर समेटता है और कहता है, सर, ये आज के स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स की लिस्ट है। मैजिक टावर दरअसल एक तरह की रिसर्च फैसिलिटी थी जहां हर प्रोफेसर अपने चुने हुए छात्रों को स्पॉन्सर करता है। जो जादूगर सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखाता है उसे रिसोर्स और फंडिंग दी जाती है। डेकुलेन एक एक फाइल पलटने लगता है और तभी एक नाम उसकी नजर को रोक देता है। वो नाम सुनहरे रंग में चमक रहा है। वो समझ जाता है ये उसकी एट्रीब्यूट की वजह से है, वेल्थी मैग्नेट, एक ऐसा गुण जो उसे बताता है कौन उसके लिए धन और सफलता लाएगा। इसके साथ है उसका दूसरा गुण, शार्प आइज़िट, जो उसे लोगों की शक्ति, गुण और ऊर्जा साफ दिखा देता है। दोनों के मिल जाने से वो साफ साफ देख सकता है कौन व्यक्ति उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। और उसी सुनहरी लिस्ट में एक नाम था जो बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था, इफेरिन लून। वो लड़की जो इस वक्त उसके नाम को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। वो लड़की जो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसी को उसकी एबिलिटी अब प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा सोर्स दिखा रही थी। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। जो उसे खत्म करने आई थी वही अब उसके भाग्य में चमक रही थी। वुजुन को याद है गेम में एफिरिन उन मेन कैरेक्टर्स में से एक थी। डेवलपर्स ने उसके बारे में बताया था कि उसके पिता की मौत डेकुलेन की गलती से हुई थी। वो सोच में पड़ जाता है, क्या यही वजह है कि वो मुझे इतना नफरत करती है। वो नोटिस करता है इफेरिन के नाम के सामने कोई स्पॉन्सर नहीं है। जब वो एलन से पूछता है तो जवाब मिलता है, सर, कोई भी उसे स्पॉन्सर करने की हिम्मत नहीं करता। कौन डेकुलेन के दुश्मन के साथ खड़ा होना चाहेगा। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचता है, वो सब मुझे दुश्मन मानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता असली दुश्मन तो ये दुनिया खुद है। एफिरिन की कहानी जितनी दुखद थी, उसकी प्रतिभा उतनी ही चौंकाने वाली थी। वो लड़की जिसने कभी अकादमी ज्वाइन नहीं की, सारा मैजिक खुद से सीखा, फिर भी उसकी पोटेंशियल लिमिटलेस थी। लेकिन हकीकत ये थी वो उसकी दुश्मन थी, या शायद वो उसका, क्योंकि इस दुनिया के नियमों के हिसाब से डेकुलेन ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार था। अगर सब कुछ वैसे ही चला जैसे गेम में होता है तो उसका अंजाम भी वही होगा। वो जानता है उसके पास है वो अभिशप्त गुण, विलन्स फेट, जिसके असर से पूरी दुनिया उससे नफरत करती है। हर कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन जो उसे मारने में नाकाम रहता है
वो उसे और मजबूत बना देता है। गेम में वो 1000 बार मरा था, कभी तलवार से, कभी जर से, कभी किसी के हाथों गुप्त हत्या से, पर नतीजा हर बार एक ही, मौत। इसलिए इस बार वूजुन ने ठान लिया था वो उसी रास्ते पर नहीं चलेगा, उसे अलग फैसले लेने होंगे। और पहला फैसला था ईफेरिन लून को स्पॉन्सर करना। एलन की हैरान आंखों के सामने वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है और कहता है इन्हें जमा करा दो, और हाँ, कुछ किताबें भी ले आना। एलन बाहर चला जाता है। डिकुलेन अब अकेला है, वो सोच में डूबा है। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुझे कितनी दौलत चाहिए। उसे पता है उसकी कई मौतें सिर्फ पैसों से ही टल सकती हैं। एक समझदार निवेश, एक सही निर्णय, यही उसे जिंदा रख सकते हैं। एफरिन जैसे प्रॉमिसिंग मेज में निवेश करना तो बस शुरुआत है, उसे शक्ति और धन दोनों चाहिए। वूजुन गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाता है, स्ट्रांग बनना होगा किसी भी तरह, लेकिन वो जानता है डिकुलेन की असली शक्ति एवरेज से ज्यादा नहीं। अगर उसने कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो एक दिन वो मर ही जाएगा। तभी उसे याद आता है उसके अंदर एक और छिपा वरदान है, मिड्स टच। अर्थ, फायर और मेटल तीनों को मिलाकर बना है ये अनोखा गुण। ये उसकी माना को खर्च करके किसी भी वस्तु की क्षमता खोल सकता है। साथ ही डिक्यूलेन के पास है मेटल मैनिपुलेशन की कला, जिससे वो हवा में की कंट्रोल्ड लेविटेटिंग ब्लेड्स चला सकता है। सुनने में भले ही भव्य लगे, लेकिन असल में ये बस टेलीकिनेसिस ही है। इस दुनिया में टेलीकिनेसिस कोई समझता नहीं, पर अगर वो इसे सीख जाए तो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। वो किताब खोलता है और कॉम्प्रिहेंशन स्किल एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो शब्दों को पढ़ता है, उनके अर्थ, उनके नियम, उनके पैटर्न सब सीधे उसके दिमाग में उतरने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद वो एक पेन उठाता है, धीरे से हाथ उठाता है और वो पेन हवा में तैरने लगता है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। काम कर गया, अब उसे कोई मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं। उसका मेमोराइज एट्रीब्यूट स्पेल को अपने आप दोहराता है। ये तो बस शुरुआत थी, टेलीकिनेसिस का बेसिक लेवल, लेकिन इसके आगे की संभावनाएं इन्फिनिट थी। अब उसका अगला लक्ष्य था अपने शरीर को समझना। वो सोचता है अगर मैजिक सर्कल को अपने पूरे शरीर पर उकेर दे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए वो तय करता है पहले खुद को समझेगा, अपना दिमाग, अपना दिल, अपनी आत्मा, सब, और फिर अपने शरीर पर खुद के बनाए मैजिक सर्कल्स उकेरेगा, ताकि हर बार जब वो सांस ले, हर धड़कन के साथ उसकी शक्ति बढ़े। वो जानता है ये रास्ता आसान नहीं होगा, शरीर का हर हिस्सा इस प्रक्रिया को सह नहीं पाएगा, लेकिन यहीं उसकी एक और एबिलिटी काम आती है, आयरन मैन। इस एट्रीब्यूट की वजह से उसका शरीर आम इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत है। मांसपेशियां, हड्डियां, हर अंग सब अपने उच्चतम स्तर तक विकसित होने की क्षमता रखते हैं। वो गहरी सांस लेकर आंखें बंद करता है और अगली रेखा खींचते ही जैसे बिजली उसकी नसों में दौड़ जाती है। पूरा शरीर जलने लगता है, हर हड्डी जैसे दरक रही हो, हर मांसपेशी जैसे फट रही। लेकिन डिकुलेन एक भी कराह नहीं निकलने देता। चेहरा शांत, सांस स्थिर, क्योंकि एक नोबल की पहचान होती है कंट्रोल। घंटों बाद जब आखिरी चिन्ह पूरा होता है, वो जमीन पर गिर पड़ता है। शरीर टूट चुका है, माना खत। अब उसके पास बस एक पॉइंट बचा है। वो धीरे से हंस देता है, कम से कम शुरुआत तो हो गई। उसके कंधे पर अब एक फेंट मैजिक सर्कल चमक रहा है। उसे पता है पूरा शरीर कवर करने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये दर्द, ये आग वो झेल लेगा। 1 महीना बीत जाता है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी की मैजिक टावर फिर से गूंज उठती है। आज से शुरू हो रही हैं नई लेक्चर। सभी छात्र एक दूरस्थ ट्रेनिंग फील्ड में जमा है, जहां नोटिस बोर्ड पर चिपका है एक संदेश, हर कोई अपनी क्षमता खुद साबित करेगा, अपने तत्वों के साथ काम करो बिना किसी मदद के। सभी छात्र हैरान रह जाते हैं, उनके प्रोफेसर ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। सबसे ज्यादा नाराज है ईफेरिन लून। वो बड़बड़ाती है कितना घमंडी आदमी है ये। तभी अचानक एक लड़की उसके पास से गुजरती है और जानबूझकर उसे टकरा देती है। एफेरिन गुस्से में पलटती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पर जैसे ही वो चेहरा देखती है, उसकी आंखें चौड़ी रह जाती। सिल्विया वॉन जोसेफिन एलाडे।